मित्रों नमस्कार। हमारा ये प्रयास रहता है कि अपने आसपास के कुछ ऐसे विद्वानों के पास पहुँचें जिन्होंने अपना जो जीवन है वो समाज हित के लिए गलाया है और उनकी वही की वही साधना रही है। तो उनके पास जाएं और उनकी जानकारियों को किसी तरह से भी हो सके समेटें और आप सब तक वो पहुंचाएं। असल में एक एक व्यक्तित्व मित्रों ऐसा लगता है कि पूरा जगत, पूरा संसार वो है। उसके जीवन की पूरी वो साधना उसमें शामिल रहती है। और इसी कड़ी में हम मिले थे आचार्य श्री बसंत कुमार जी से, और उनकी एक अपनी ही तरह की अध्ययन की शैली है आयुर्वेद को लेकर, लोक जीवन को लेकर। तो कई विषयों पर उनसे लगातार जो बातचीत है, उनका जो संवाद है वो लगातार आता रहा है। और इस कड़ी में पिछले ही दिनों दूध को लेकर उनकी कई सारे लेक्चर्स की एक सीरीज़ आई है, और उससे पहले ग्रीष्म ऋतु की चर्या के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो अब चूँकि मौसम बदल रहा है, शरद ऋतु आ रही है, तो इस ऋतु को लेकर भी हमने गुरुदेव से निवेदन किया कि कृपया आप कुछ बताएं। और उन्होंने हमेशा की तरह बहुत उदारता के साथ, बहुत विस्तार के साथ और अलग अलग तरह का जो उनका अनुभूत ज्ञान है उसको लेकर इस विषय पर रोशनी डाली है। तो आज से हम इस विषय की शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस विषय से जुड़े कई सारे जो वीडियोज़ हैं हमारे वो आते रहेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इन वीडियोज़ को आप कृपया देखिएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा और अपने सुझाव हम तक ज़रूर भेजिएगा। चाहे वो टिप्पणी के रूप में आप कमेंट के रूप में दर्ज करें या फिर ईमेल के रूप में आप हमें जो आपके सुझाव हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भेज सकते हैं। अब हम हेमंत शिशिर चर्या पर विचार करेंगे। आयुर्वेद में हेमंत और शिशिर दोनों की चर्या समान बताई गई। लोक भाषा में यदि उसको हम कहें तो इसको हम शीत ऋतु कह सकते हैं। शीत ऋतु 20 अक्टूबर से लेकर के 20 फरवरी, ये 4 महीने हैं। 2 महीने हेमंत के और 2 महीने शिशिर के, ये शीत ऋतु है। अब इनमें लगभग 1 नवंबर से 10 नवंबर से और उधर 28 फरवरी तक भी चला जाता है, उधर 10 फरवरी के आसपास भी शीत समाप्त हो जाती है। ये क्षेत्रीय कारणों से है। तो मोटे रूप से हम ये मान के चलें कि 3 महीने शीत का प्रकोप रहता है। मोटे रूप से 20 नवंबर से 20 फरवरी शीत रहती है। उससे पहले शीत का आरंभ होता है, लेकिन पहली ऋतु का प्रभाव बना रहता है और उधर शीत चली जाती है, लेकिन हिमालय में बर्फ़ पड़ी है, उसका प्रभाव, शीतल हवाएं चल रही हैं तो देर तक भी रहता है। तो ये जो हम शिशिर, हेमंत या शीत ऋतु चर्या की यहाँ चर्चा करेंगे, उसको ये मान लीजिए कि 3 महीने के अंतराल में उसका मुख्य रूप से उपयोग करना है। वैसे अब सर्दियाँ पहले से कम होने लगी हैं, तो आप इसको ये मान सकते हो दिसंबर और जनवरी ये कठोर सर्दी के समय हैं। तो प्रसंगवश मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज़, कौन सा पदार्थ हमें किस समय अधिक मात्रा में, कम मात्रा में या ग्रहण या त्याज्य करना है। तो ऐसे विस्तृत हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जो चिंतन है आयुर्वेद का, उसके अनुसार ऋतुओं का विभाजन है। आयुर्वेद, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ज्योतिष के बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। जैसे एलोपैथी तो दवाइयाँ जो अमेरिका में हैं वो न्यूजीलैंड में भी लागू होती हैं, वो बर्फीले प्रदेशों में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। आयुर्वेद में क्या है, औषधिवाद की चीज़ है और आपकी जीवन शैली वो पहले है। आयुर्वेद का जो चिंतन क्या है कि आप बीमार ही क्यों हों, ऐसा जीवन जिए। यानी जूते पहन के चलो, आपको कांटे नहीं लगेंगे, ठोकर नहीं लगेगी।
और दूसरी तरफ कैसा लगता है कि बीमार होने के बाद ये दवाई देंगे, तो हमारे यहाँ बीमार होने की कल्पना ही अमंगलकारी मानी जाती है। तो इसलिए आयुर्वेद के आचार्यों ने ऋतुचर्याएं बांध दी, और वो ऋतुएं जो हैं उसका मुख्य आधार ज्योतिष है। जिसको ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, मोटा मोटा नहीं पता, तो वो व्यक्ति आयुर्वेद को जल्दी समझ नहीं पाएगा। और ज्योतिष में मुख्य रूप से हमारा जो कारण है सूर्य और चंद्र, सबसे अधिक हमें ये प्रभावित करते हैं। अन्य ग्रह भी करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। तो आचार्य चरक लिखते हैं, चंद्र अर्कौ वायुश्च पालयतः प्रजा। चंद्रमा और सूर्य पालयतः प्रजा, प्रजा का पालन करते हैं। प्रजा का मतलब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, औषधि, वनस्पति, वृक्ष बड़े सब। वायुश्च, और इनके साथ वायु है। वायु को योगवाही कहा है कि ये जब सूर्य पराक्रमी होता है, पूर्ण यौवन पर होता है, तो उस जैसा हो जाता है ग्रीष्म काल में। और शीतकाल में, जिसकी हम चर्चा करेंगे, सूर्य का अल्प बल हो जाता है, चंद्रमा बली हो जाता है। तो ये फिर सूर्य का साथ छोड़ देता है और चंद्रमा शीतल होता है, तो उसकी तरफ हो जाता है। तो इसको योगवाही कहते हैं। तो ये वायु मुख्य वो दोनों हैं, ये उनके साथ सहायक है। ये मिलकर के प्रजा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात जो भी ऋतुएं हैं, हमारे यहाँ 12 ऋतुएं हैं, सब जगह नहीं होती वो। हमारे यहाँ भी उत्तर और दक्षिण भारत में अंतर है। उत्तर भारत में शिशिर ऋतु है जिसकी हम चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत में विंध्याचल से, सतपुड़ा से नीचे, ताप्ती नदी से नीचे का जो क्षेत्र है, वहाँ शिशिर ऋतु नहीं है। वहाँ प्राविड और वर्षा की 2 ऋतुएं हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा जल्दी आती है, देर से जाती है। तो हैं 12 महीने, 6 ऋतुएं हैं 2-2 महीने की, लेकिन ये अंतर है। तो ऐसे ही नीचे जाएंगे और कम होता जाएगा शीत का काम, ऊपर बढ़ेंगे शीत का और बढ़ता जाएगा, लेकिन मोटे रूप से ये विभाजन है। अब सूर्य और चंद्र में भी, सूर्य मुख्य कारक है ऋतुओं का। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायण 2 प्रकार की इसकी वार्षिक गतियां हैं। उसके कारण ऋतुएं, एक बार तो उत्तरी गोलार्ध से बहुत दूर हो जाएगा नीचे, कितना शीत का हो जाता है। तो ये कारण है। उसके साथ साथ चंद्रमा है, कारण है, और फिर वायु तो इनका साथ देती है। तो जो ऋतुएं हैं उनका मौलिक आधार ज्योतिष है। ज्योतिष में चंद्रमा की, सूर्य की गति यदि आपको पता है, विशेषकर सूर्य की, उत्तरायण और दक्षिणायन, अब भूमध्य रेखा पे, कर्क पर है, अब मकर पर है, अब कौन सी राशि में आ गया है, उससे आपको मोटा ज्ञान हो जाएगा। पहले हमारे समाज में चाहे कोई विद्यालय नहीं भी गया है, कुछ भी नहीं किया है, उसको भी इन चीज़ों का ज्ञान होता था और वो काम चल जाता था। विशेषज्ञों से फिर वो परामर्श कर लेते थे, उसके अनुसार चर्याएँ बनी हुई थी, सबको पता था अब ये खाना है, अब ये नहीं खाना, अब ऐसे रहना है, अब ये ऐसे नहीं रहना। अब आप देखोगे ज्यों ज्यों पश्चिमी शिक्षा बढ़ी है, जिसे आधुनिक कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, मौलिक चीज़ों से दूर हो गए लोग, पता ही नहीं लोगों को। अन्य अन्य बातें तो बहुत जान ली जो पहले वालों को नहीं पता थी, लेकिन प्रकृति से बहुत दूर हो गए और उनको ऋतु ज्ञान नहीं है। ऋतु में आहार विहार कैसा हो, जीवन शैली कैसी हो, प्रकृति कैसी होती थी, किस पदार्थ के क्या गुण धर्म होते हैं, उसका मनुष्यों पर, हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों पर, सब नहीं पता। तो हमारा जो चिंतन है उसमें ज्योतिष मुख्य है, उसके आधार पे आयुर्वेद है। ज्योतिष और आयुर्वेद इनके अनुसार 6 ऋतुएं हैं। अब हम 2 ऋतुओं पर विचार करेंगे। देखो, पहले हम सिद्धांत समझ लेते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत हैं शीत ऋतु के, यानी हेमंत चर्या के। शिशिर उसी जैसी है, तो मुख्य रूप से हेमंत की बात आएगी, लेकिन आपने शिशिर भी माननी है उसमें। जब हम
ये विचार करेंगे तो पहले सृष्टि को, प्रकृति को समझना है। वो सिद्धांत समझ में आ गए ना, फिर आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, मालिश करनी है कि नहीं करनी, गर्म पानी लेना है कि नहीं पीना, शीतल पेय लेना है, उष्ण लेना है, सारी चीज़ें उस पर टिकी हुई हैं। किस पर? सिद्धांत पर। तो पहले सिद्धांतों की चर्चा और फिर मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। फल कौन से, सब्जियां कौन सी खानी है, दूध कैसे लेना है, क्या करना है। कष्ट हो जाते हैं, इस रोग में क्या करें, इस रोग में क्या करें, फिर उन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब सिद्धांत आपको समझ में आ जाए। तो पहले सिद्धांतों पर विचार करते हैं। देखो, मैंने बताया कि सूर्य जो है, सूर्य, उसकी दो गतियां, उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है कि नहीं? हम अपनी दृष्टि से बात कर रहे हैं। सूर्य की क्या गति है, ये जो ज्योतिष का सिद्धांत है उसकी बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से दो गति का मतलब है, एक बार सूर्य नीचे की तरफ जाता है भूमध्य रेखा से, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार उत्तरी गोल में रहता है और एक बार दक्षिणी गोल में रहता है। रहता तो दोनों में है, लेकिन प्रधान रूप से बलशाली। जैसे अब सूर्य दक्षिण गोल में चला गया, तो इसको आयुर्वेद में क्या कहते हैं? ज्योतिष में तो उत्तर की तरफ जब चलता है सूर्य, जैसे मकर राशि में जब सूर्य आएगा तो वो उत्तरायण होगा। उत्तर अयन, उत्तर की तरफ गमन। दक्षिण अयन, दक्षिणायन, संधि होगी, दक्षिण की तरफ गमन। 22 जून को सूर्य कर्क रेखा पे आ जाएगा, तो फिर दक्षिण की तरफ गमन। अब वो दक्षिण की तरफ गमन कर रहा है। अब 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा? अपने चरम बिंदु पर पहुँच जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध के। वैसे तो पृथ्वी जो घूम रही है, झुकी हुई, उसके कारण है ये, लेकिन लोक व्यवहार में हम ऐसा कहते हैं जैसे सूर्य निकलता नहीं है, अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूम रही है इसलिए है ना। लेकिन हम लोक व्यवहार में क्या कहते हैं? सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया। ऐसे ही लोक व्यवहार में हम क्या कहते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य का उत्तर अयन, उत्तर की तरफ गमन, दक्षिण अयन, सूर्य का दक्षिण की तरफ गमन, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो अब 22 दिसंबर को, यानी 21 और 22 की रात को सूर्य चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा और उस दिन सूर्य जो है वापस लौटेगा, उत्तर अयन होगा। उसी बिंदु का नाम मकर बिंदु है, मकर राशि है। भारत में रूढ़ी या भारतीय समाज की जड़ता लगा लीजिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। उस बिंदु का नाम है और वहाँ एक आकृति मकर जैसी बनती है, या पहले बनती होगी, इसलिए उसको मकर राशि कह दिया। राशि मानी समूह तारों का, एक ऐसी आकृति बनती है। लेकिन हम मूल रूप से, कब ज्योतिष का विषय आएगा तो विस्तार से बताएंगे। यानी सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, समझ में आ गया? आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं? आदान काल। उत्तरायण को आदान काल कहते हैं और दक्षिणायन को विसर्ग काल कहते हैं। आदान क्या है? आ माने समन्तात, सब तरफ से, आददाती, जो ग्रहण करता है। तो सूर्य जो है उत्तर गोलार्ध के लोगों के लिए उसका आदान काल है, दक्षिण के लिए नहीं, उत्तरी गोलार्ध के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ग्रंथ जो हैं उत्तरी गोलार्ध के आचार्यों के लिखे हुए हैं, तो वो आदान काल। उस समय क्या करता है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध के मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, वनस्पतियां, इन सब के रस, रक्त आदि जो धातुएं हैं, इनको आदान ग्रहण करता है। जल, कफ, जलीयंश पृथ्वी पर जितना भी, उसको धीरे धीरे क्या करेगा? वो खींचेगा और जून तक खींचता जाएगा। 22 जून को चरम बिंदु पर पहुंच जाएगा, उज्जैन के पास, कर्क राशि के पास। तो कर्क रेखा कहते हैं उसको, उसका नाम कर्क रेखा है, उसका नाम मकर रेखा है राशियों की दृष्टि से। वो है विसर्ग काल। विसर्ग मानी छोड़ना। उस समय वृष्टि आती है और जो द्युलोक है वो छोड़ता है। वृष्टि क्या है? वो हमारा जीवन है,
अमृत है, तो विसर्ग मानी छोड़ना। उसके बाद सब हरियाली हो जाती है, नमी हो जाती है, चंद्रमा भी बलशाली हो जाता है, ओस गिरती है, तो विसर्ग मानी छोड़ना। ठीक हो गया। और आदान मानी ग्रहण करना। इसी आयुर्वेद में उसका ये नाम है। अब यही प्रसंग आ रहा है तो मैं बता दूं आपको, इसी को अध्यात्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से क्या कहते हैं? उत्तरायण को देवयान। उत्तरायण का क्या नाम है? देवयान है। और दक्षिणायन का क्या नाम है? पितृयान है। ठीक है। ये हमारे गीता आदि ग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथ जितने हैं उन सब में ऐसा मिलेगा। तो उत्तरायण का ज्योतिष का नाम उत्तरायण, सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ बढ़ता है। और आदान काल आयुर्वेद का नाम। और आध्यात्मिक दृष्टि से देवयान काल। और दक्षिणायन ज्योतिष की दृष्टि से जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा 22 जून से, तो उसका नाम दक्षिणायन, विसर्ग काल और पितृयान। ये चीज़ें, ये क्यों नाम रखे गए? जैसा जैसा अनुभव किया गया। आध्यात्मिक लोग उसको, सूर्य के उस गमन को किस रूप में देखते हैं, आयुर्वेद के आचार्य उसको किस गमन के रूप में देखते हैं, और ज्योतिष वाले उसको किस रूप में देखते हैं, ऐसे उनके नामकरण कर दिए। तो ये जो हेमंत ऋतु है, जो हेमंत ऋतु है, ये क्या है? दक्षिणायन का समापन है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत, 3 ऋतुएं दक्षिणायन में होंगी। हेमंत ऋतु जब समाप्त होगी, यानी 23 अक्टूबर, क्या है? 23 अक्टूबर को सूर्य वृश्चिक राशि में चला गया था। किस में चला गया था? वृश्चिक राशि में। अब कुछ जो मैंने कहा था रूढ़िवादी हैं, भारतीय समाज जड़ता में ज़्यादा हुआ है, तो हमारे यहाँ 2 प्रकार के ज्योतिष का चिंतन है, एक निरयन, एक सायन। जो निरयन पद्धति वाले हैं उनकी दृष्टि से ये वृश्चिक राशि में अभी आएगा, जैसे 14 जनवरी को सूर्य मकर में आएगा, वैसा कहते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ सारी, वो सायन गणना, स अयन, सूर्य का जैसा गमन है उसके अनुसार हम चिंतन कर रहे हैं। आज से 1450 साल पहले की घटना है वो, जब 14 जनवरी को होता था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस वर्ष जो है सायन गणना के अनुसार, यथार्थ जो गणना है, वर्तमान सूर्य की जो गति है उसके अनुसार सूर्य 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गया। उसके बाद सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा इसके 30 दिन बाद, और फिर उसके 30 दिन बाद मकर राशि पर पहुंच जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये जो है, अर्थात 23 से लेकर के 21 दिसंबर तक का समय, 23 अक्टूबर से 21 दिसंबर का समय, ये हेमंत ऋतु का समय है। उसके बाद शिशिर ऋतु आरंभ हो जाएगी, माघ मास आरंभ हो जाएगा। और अब कौन सा मास है? आश्विन के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। 23 तारीख से मार्गशीर्ष मास आरंभ हो चुका है, और उसके बाद पौष आएगा। तो मार्गशीर्ष और पौष, ये जो सूर्य के महीने हैं, चंद्रमा के अलग हैं, सूर्य के अलग हैं, तो ये जो सूर्य के महीने हैं, ये हेमंत ऋतु के महीने। ठीक है। चंद्रमा वाले तो इस बार और देर से आएंगे क्योंकि मलमास था। ठीक है। तो वो ज्योतिष का विषय विस्तार से कभी करेंगे। तो 23 अक्टूबर से 21 दिसंबर, ये क्या माने आप? हेमंत ऋतु का समय है। उसके बाद शिशिर ऋतु आरंभ होगी। तो ये जो चर्या हमारी है इस आधार पर चलेगी। ठीक है जी। अब देखिए, असली मैंने बताया ना, सर्दी 20 नवंबर से होगी, क्योंकि उस समय पौष मास आरंभ हो जाएगा। और पौष बहुत कठोर माना जाता है, सहस्य, इसको वैदिक नाम इसका है सहस्य, सह और सहस्य। मार्गशीर्ष का नाम वैदिक नाम है सह, और उसका नाम है सहस्य। बहुत कठोर रात्रियां होती हैं पौष मास की,
ये होता है। हमें जनवरी में सर्दी क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि बर्फ़ पड़ गई होती है, पश्चिमी चक्रवात आ जाते हैं और पहले बहुत नीचे सूरज जा चुका होता है 21 तक। तो जैसे आपने कोई चीज़ ठंडी कर दी, तापमान से बर्फ़ बाहर निकाल दी, फिर भी कुछ समय तक रहेगी ना ठंडी हो। ऐसे गर्मी में कोई चीज़ गर्म कर दी, आग बंद कर दो, उसके देर तक वो गर्म रहेगी, तो ये प्रभाव बाद में रहता है उसका। जबकि सूर्य ऊपर आ चुका होता है, सूर्य ज़्यादा समय तक उत्तरी गोलार्ध में रहेगा पहले की अपेक्षा, 21 दिसंबर से पहले की अपेक्षा, तो वहाँ हमें ज़्यादा इसलिए लगती है। लेकिन हमारा आचार्य जो है वो तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और उसके यथार्थ रूप का चिंतन करता है। तो पौष मास जो है 1 महीने बाद शुरू होगा, 23 यानी नवंबर 20-21 के आसपास शुरू होगा, ये मान लीजिए 21 के करीब। तो अब हेमंत ऋतु क्या है, इसकी मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, फिर इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। हेमंत का क्या है? हंति तापम हिनोति बलम। हेमंत का नाम हेमंत क्यों रखा? हंति, अब मौन सिद्धांत बता दिया ना कि सूर्य बहुत दूर जा चुका है उत्तरी गोलार्ध के लोगों से। ये उत्तरी गोलार्ध के लोगों की ऋतु है। हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, फिजी में रह रहे हैं, न्यूजीलैंड में या चिली में, अर्जेंटीना में, दक्षिणी गोलार्ध, वहाँ नहीं होगी ऋतु। तो यहाँ तो हंति तापम, जो ताप को नष्ट करती है, उस ऋतु का नाम हेमंत है। आयुर्वेद के आचार्यों की परिभाषा बता रहा हूँ। हिनोति बलम, हिनोति यानी वर्धयति, जो बल को बढ़ाती है और ताप को क्या करती है? हंति, नष्ट करती है। तो अब देखो धीरे धीरे ताप कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा? जैसे अब आज धुंध है, सवेरे बूंदाबांदी भी आई, शीत हो गई, तो मैंने स्वेटर पहन ली, टोपी भी पहन ली। क्यों? आज क्या कर दिया हेमंत ऋतु ने? ताप का हनन कर दिया। अब ताप का जो हनन कर दिया, इससे बल वृद्धि का क्या संबंध है? मूल बात समझो, हेमंत ऋतु में सबसे अधिक बलशाली होते हैं हम, और सबसे क्षीण कब होते हैं? जून में, जब सूर्य बहुत तीक्ष्ण चल रहा होता है। तो विसर्ग काल का अंतिम समय बलशाली होता है और आदान काल का अंतिम समय ज्येष्ठ मास, जिसे अंग्रेजी में जून कह दीजिए, उस समय सबसे न्यूनतम बल होता है मनुष्यों में। तो ये कहा हेमंत ऋतु क्या है? हेमंत ऋतु में भी मार्गशीर्ष में बल कम होगा, किसकी अपेक्षा? पौष की अपेक्षा। पौष में हमारा बल और बढ़ जाएगा, बहुत बलशाली होंगे हम। और पौष के बाद एकदम सूर्य उत्तरायण हो जाएगा, सूर्य आधान काल में आ जाएगा। तो क्या एकदम से मैंने कहा जो ताप है वो बढ़ जाता है? धीरे धीरे ही तो कम होगा ना। जो तवा गर्म किया, अग्नि हटा दी, ऐसे ही बर्फ़ जमा दी, हटा दी, तो धीरे धीरे ठंडी होगी। तो शिशिर ऋतु में भी बल बहुत चरम पर होगा, बहुत शक्तिशाली होगा। क्यों? हेमंत में जो बना हुआ है, शिशिर के पहला मास माघ मास में भी शक्ति अच्छी रहेगी, तो उस समय भी बल खूब बना रहेगा। तो ये बल इस ऋतु में क्यों बढ़ता है, इसका आगे कारण बताया जाएगा। मोटी बात ये समझ लो कि हेमंत ऋतु इसलिए इसका नाम है कि ये बल को, ताप को हंति, नष्ट करता है, और बलम हिनोति वर्धयति, इसलिए इसका नाम हेमंत है। अब शेष चर्चा सिद्धांतों की हम अगले व्याख्यान में करेंगे।